नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे ऋतुचर्या के बारे में बात करूंगा। एक्चुअली ये ऑन डिमांड वीडियो है। किसी ने मुझे बोला कि अभी वर्षा ऋतु चल रही है तो आप उसके बारे में मुझे वीडियो बनाइए कि ऋतुएं कैसी होती हैं, कितनी प्रकार की होती हैं और उस ऋतु में अपन को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि अपन बीमार ना पड़ें। तो आइए मैं पूरा डिटेल से समझाता हूँ और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जिस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा इतना अच्छा नॉलेज आपको आज के पहले कभी नहीं मिला होगा और आपके सारे कंसेप्ट चेंज होने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और इसी तरह की जानकारी के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए अपन शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये ऋतुचर्या अगर अपन इसको एक वर्ष के हिसाब से देखेंगे, एक वर्ष में कितनी ऋतुएं में बांटा गया है, तो एक वर्ष को लगभग दो चीज़ों में बांटा गया है, आदान काल और विसर्ग काल। इसमें सूर्य उत्तरायण की ओर होता है और इसमें विसर्ग काल में सूर्य दक्षिणायन की ओर होता है। तो अगर इसमें अपन बात करें कि आदान काल में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं, तो ये शिशिर, बसंत, ग्रीष्म और विसर्ग काल में वर्षा, शरद, हेमंत, ये ऋतुएं होती हैं। कुल मिला के 6 ऋतुएं होती हैं। आप सिंपल महीने से शुरू कर सकते हैं। महीने को लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो महीने में क्या होता है कि जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जनवरी, फरवरी, इसको आयुर्वेद में या बहुत पहले के लोग जो जानते होंगे उनको पता होगा कि इसको माघ और फागुन भी बोलते हैं। जनवरी को माघ, फरवरी में फागुन और फिर चैत, बैसाख, ये मार्च में चैत, अप्रैल में बैसाख आ जाता है। ज्येष्ठ, आषाढ़, मई में ज्येष्ठ और जून में आषाढ़ और श्रावण, भाद्र पक्ष, जुलाई में श्रावण और भाद्र अगस्त में। फिर अश्विन, कार्तिक, सितंबर में अश्विन और अक्टूबर में कार्तिक और नवंबर में मार्गशीर्ष और दिसंबर में पौष। तो कुल मिला के ये ऋतु होती हैं। फिर मुख्य रूप से अपन बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये 3 ऋतु होती हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। अब इसमें जब सूर्य उत्तरायण होता है तो इसमें सूर्य और वायु प्रबल होती है। उत्तरायण काल में सूर्य का बल काफ़ी तेज होता है और वायु का बल प्रबल होता है। और विसर्ग काल में क्या होता है, चंद्रमा का बल प्रबल हो जाता है, चंद्रमा का अपने पावर में आ जाता है। अब जैसे शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, इस ऋतु में क्या होता है, जब सूर्य अपने चरम पे होता है तो शिशिर ऋतु, फिर बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में जाकर के सूर्य अपने एकदम चरम पे आ जाता है। तो ऐसा करने से मनुष्य का जो बल होता है वो इन पूरे जैसे साल भर में, जैसे शिशिर ऋतु में बल घटना चालू होता है, बसंत ऋतु में और थोड़ा सा घट जाता है और ग्रीष्म ऋतु में और ज़्यादा घट जाता है। और उसके बाद फिर जब विसर्ग काल आता है तो यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव चालू हो जाता है। तो इसमें फिर वर्षा ऋतु में मनुष्य का बल बढ़ने लगता है हल्का हल्का, फिर आगे जाके थोड़ा सा और बढ़ता है, मध्यम हो जाता है, फिर हेमंत ऋतु में जाकर के काफ़ी बल प्रबल हो जाता है। तो अगर अपन बात करें कि शिशिर ऋतु के प्रारंभ में और हेमंत ऋतु के अंत में, इसमें बल, मानव का बल श्रेष्ठ होता है और बसंत ऋतु और शरद ऋतु, इसके मध्य में बल मध्यम होता है और ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, इसके बीच में कहना चाहिए बल काफ़ी कम होता है, काफ़ी दुर्बलता होती है। तो ये ऋतुओं के बारे में हो गया। इसके आगे किस ऋतु में कैसे कैसे अपन को काम करने चाहिए, कैसा आहार विहार करना चाहिए और किस ऋतु को करने से क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताता हूँ। अब हम यहाँ ऋतु से होने वाली व्याधियों के बारे में बात करेंगे, उनसे जैसे क्या क्या बीमारियाँ होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप लोग इन सब चीज़ों से एकदम परिचित नहीं है, लेकिन विश्वास रखिए अगर आप ज़रा सा भी समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ये वात, पित्त, कफ, ये आपने नाम सुना होगा, काफ़ी नाम सुना होगा, वात व्याधि और पित्त, कफ, इन सब के बारे में। ये है क्या चीज़, बहुत ही सरल भाषा में मैं अगर आपको बताऊं तो ये वात, पित्त, कफ तीनों दोष हैं। तीनों जो हैं ये दोष हैं और यह दोष अगर हमेशा साम्यावस्था में रहते हैं, हमेशा बराबरी में रहते हैं, तो
आदमी स्वस्थ रहता है, किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूँ, सामंजस्य का, संतुलन का। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में भी, किसी भी चीज़ में भी अगर आप हर चीज़ का संतुलन बना के रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर किसी भी चीज़ की कमी होती है तो भी वो आपके लिए नुकसानदायक है, किसी भी चीज़ की अति होती है वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि चिकित्सा सिद्धांत में भी अगर ये वात, पित्त, कफ तीनों ही अगर अपने साम्यावस्था में है, नॉर्मल मात्रा में है, तो ये दोष रहित होंगे, व्यक्ति एकदम स्वस्थ होगा। लेकिन अगर वात कम हो जाता है तो भी परेशानी होगी, वात बढ़ जाता है तो भी परेशानी होगी। तो इसलिए इसको साम्यावस्था में रखना चाहिए। आयुर्वेद में वात से 80 प्रकार के रोग बताए गए हैं, पित्त से 40 प्रकार के रोग बताए गए हैं और कफ से होने वाले 20 प्रकार के रोग बताए गए हैं। तो अगर अपन ऋतुचर्या की बात करें तो जैसे अपन ने पहले देखा था शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो वात जो दोष होता है वह सामान्य रूप से बात कर रहा हूँ, सामान्य रूप से यानी कि ऋतुओं के अनुसार वह ग्रीष्म ऋतु में संचय प्रारंभ कर देता है। मतलब आपके शरीर में, मनुष्य के शरीर में इकट्ठा होना चालू हो जाता है। और वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप हो जाता है, मतलब वो अपनी बहुत उग्र अवस्था में आ जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है और रोगों को उत्पन्न कर देता है। और वहीं शरद ऋतु में, ठीक उसके आगे वाली ऋतु में, उसका शमन भी हो जाता है, प्रशम भी हो जाता है अपने अनुसार, नेचर के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार। तो वात गुण संचय मतलब इकट्ठा होता है ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में उसका प्रकोप हो जाता है, उससे होने वाले रोग बढ़ जाते हैं, और प्रशम यानी शरद ऋतु में वो अपने आप शांत हो जाता है। तो अब इससे सोचिए, आप इससे आराम से सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से ही निकाल सकते हैं। अगर जैसे आपको पता है कि वात ऋतु का, कहना चाहिए, प्रकोप वर्षा ऋतु में हो रहा है, तो वर्षा ऋतु में अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ करेंगे जिससे वात बढ़े तो उससे जाहिर सी बात है आपको, कहना चाहिए, परेशानी होगी। अब जैसे वात का गुण क्या होता है, रुक्ष होता है, लघु होता है, शीत होता है। जैसे अगर हल्की चीज़ है तो वो वात को बढ़ाएगी, और रुक्ष है यानी सूखी चीज़ है, कोई भी सूखी चीज़ें आप खा रहे हैं या काम कर रहे हैं उससे वात बढ़ेगा। और अगर इसी के अनुसार अगर आपको पता चल जाए कि वात का शमन जो है किन चीज़ों से होता है, इनके ठीक उल्टे कर्मों से आपका इसका शमन हो जाएगा। जैसे रुक्षता है तो उसकी जगह स्निग्धता, अगर आप स्निग्ध वाली चीज़ें खाएंगे जैसे कि घी वगैरह लेंगे तो वात का शमन हो जाएगा। लघु की जगह गुरु यानी भारी पदार्थ खाएंगे, भारी पदार्थ खाने से वात आपका बढ़ेगी नहीं, उसका शमन हो जाएगा। तो अगर ऐसी चीज़ों का आप इसमें यूज़ करेंगे तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी, आपकी बीमारी नहीं बढ़ेगी। तो कितनी बढ़िया चीज़ें बताई गई हैं, बस उसका नॉलेज लोगों को नहीं है, इसीलिए मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। तो अगर आप इसको ऋतुओं के अनुसार जो जो कर्म बताए गए हैं उसको फॉलो करेंगे तो आपको बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब जैसे ग्रीष्म ऋतु में अपन क्या करते हैं, बहुत हल्के वस्त्र पहनते हैं, जिससे कि कहना चाहिए अपन को गर्मी ज़्यादा ना लगे। और वहीं कहना चाहिए हेमंत ऋतु में अपन क्या करते हैं, बहुत भारी वस्त्र पहनते हैं, कंबल वगैरह ओढ़ते हैं, जिससे कि अपन को ठंड ना लगे। आप बोलोगे बहुत सिंपल सी चीज़ बता रहे हो, इतनी सिंपल बात है तो सबको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है, साफ साफ आयुर्वेद में लिख करके वर्णन किया गया है इन सब चीज़ों का। तभी तो आयुर्वेद रोगों के लिए ठीक नहीं करता है, आयुर्वेद हमें कैसे जीना है उसको सिखाता है, जीने की कला को सिखाता है और आयु को बढ़ाता है। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे डेफिनेटली आपकी आयु थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए इसका नाम आयुर्वेद है। तो इनके साथ साथ ये तो चलिए आपको पता था कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या है, लेकिन क्या चीज़ खानी है, क्या नहीं खानी है, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, ये सब चीज़ें आयुर्वेद में बताई गई हैं। तो इनके अनुसार अगर अपन इसको यूज़ करते हैं तो अपन को रोग होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब ठीक इसी प्रकार जैसे वात हो गया, तो वात के बाद अगर पित्त दोष की बात करें अपन, तो पित्त दोष क्या होगा, पित्त दोष का संचय वर्षा ऋतु में चालू होता है, वर्षा ऋतु में इसका संचय होने लगता है और शरद ऋतु में जाकर के इसका प्रकोप होने लगता है पित्त का। और इसके साथ साथ ऋतु के अनुसार ही, नेचर के अनुसार ही हेमंत ऋतु में जाकर के पित्त का शमन हो जाता है।
तो अगर आपको ये पता चल जाए कि शरद ऋतु में, यानी कि जैसे मैंने बताया था सितंबर अक्टूबर के महीने में जैसे शरद ऋतु आती है, तो अगर इस ऋतु में आपको पता है सितंबर अक्टूबर के महीने में आपको पित्त का प्रकोप होगा, पित्त से रिलेटेड व्याधियाँ होंगी, एसिडिटी ज़्यादा होगी। और अगर आप इसी समय में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खा रहे हैं तो आपको एसिडिटी पहले से नेचर के अनुसार बढ़ना था, आपने और ऐसे काम कर लिए जिससे और ज़्यादा बढ़ गया, तो आपको इसके रोग होंगे, डेफिनेटली होंगे। लेकिन यहीं अगर आपको ये पता चल जाए कि पित्त का प्रकोप शरद ऋतु में होता है, तो इसको शमन करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे शमन करने के लिए आप ठंडी चीज़ें खाइए, नारियल पानी लीजिए, ककड़ी लीजिए, जो भी चीज़ जिसका तासीर, जिसको वीर्य बोलते हैं, जिसकी तासीर ठंडी है उसका यूज़ करेंगे। आंवला है, आंवला बढ़िया ठंडा होता है, उसके वीर्य शीत वीर्य होता है। तो अगर ये सब चीज़ें आप लेते हैं तो आपको एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। अगर ऋतु के अनुसार आप काम करेंगे तो आप काफ़ी हद तक अपनी होने वाली कहने चाहिए बीमारियों से बच सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे आप रक्त मूर्छण और विरेचन वगैरह करवा सकते हैं तो पित्त ऋतु का शमन हो जाएगा। वात में अगर वर्षा ऋतु है तो उसमें आप स्नेहन वगैरह ले सकते हैं, ऑयलिंग करवा सकते हैं, तो उससे आपका वर्षा ऋतु में उसका वात का शमन होता है। और कफ दोष की अगर बात करें तो कफ दोष हेमंत ऋतु में इसका संचय होता है, बसंत ऋतु में इसका प्रकोप होता है और ग्रीष्म ऋतु में इसका शमन हो जाता है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएं कि जैसे बसंत ऋतु में आपका कफ का प्रकोप होता है, तो अगर आप कफ वर्धक चीज़ें आप नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें अगर इसका आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपको कफ की परेशानी नहीं होगी। इस समय अगर आप गर्म चीज़ें खाएंगे या कफ ऐसी चीज़ें लेंगे जिससे कफ का शमन होता है, अगर आप इस चीज़ को उपयोग करेंगे तो आपको सीधी सी बात है, आपको कहना चाहिए परेशानी नहीं होगी, आपको काफ़ी हद तक बीमारी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये सब मैं जनरल बात कर रहा हूँ और ये केवल मैं ऋतु के अनुसार बात कर रहा हूँ, नेचर के अनुसार बात कर रहा हूँ। व्यक्ति विशेष के अनुसार चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं। हर व्यक्ति की अपनी अलग एक प्रकृति होती है, उसके अनुसार उसमें उस वर्तमान स्थिति में कौन सा रोग है, उसमें कौन सा दोष प्रकोपित है, उसके अनुसार वो चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं। तो ये सब नहीं, मैं एक जनरल ओवरऑल आपसे बात कर रहा हूँ, जनरल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब आपको मैं बताता हूँ कि अब जैसे किस ऋतु में क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपको बीमारी बहुत कम से कम हो। अब अगर हम जैसे इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, वर्षा ऋतु चल रही है, तो वर्षा ऋतु के बारे में अगर अपन बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि 6 ऋतुएं होती हैं। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म में उत्तरोत्तर मनुष्य का बल धीरे धीरे क्षीण होता जाता है और वर्षा ऋतु में भी बल क्षीण रहता है। उसके बाद शरद और हेमंत में जाके धीरे धीरे बढ़ता है, हेमंत में काफ़ी बढ़ जाता है। तो वर्षा ऋतु में जैसे मनुष्य का बल वैसे ही क्षीण है, दुर्बल है, लेकिन उसमें मनुष्य की जठराग्नि वो भी बहुत दुर्बल हो जाती है। मतलब इसका मतलब आपको डाइजेस्टिव पावर से है कि डाइजेशन पावर आपका वैसे ही वीक हो जाता है। वैसे ही पर्सन तो पहले से वीक है, डाइजेशन पावर भी पहले से वीक हो जाती है उस समय। तो इस समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खाना चाहिए, जो नॉर्मल आप खाते हो उससे ज़्यादा खा लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित सी बात है, आपको कहना चाहिए तकलीफ़ होगी, बीमारियाँ होंगी। अब वर्षा ऋतु में वर्जित या क्या चीज़ के लिए मना किया गया है, तो आप लोगों को पता होगा, उद्बंत यानी सत्तू काफ़ी फ़ायदा करता है, गर्मी में लोग यूज़ करते हैं। लेकिन उद्बंत वर्षा ऋतु में साफ वर्जित किया गया है, मना किया गया है, इसको खाने से आपको नुकसान होगा। दिन में सोने से भी आपको नुकसान होगा। अवश्य यानी ओस, अगर आप रात को जहाँ पे ओस गिर रही है और वहाँ पे अगर आप बैठे रहते हैं तो भी आपको इसमें नुकसान करेगा, बीमारियाँ होंगी। व्यायाम के लिए साफ मना किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है कि अत्यधिक व्यायाम या अपना जो नॉर्मल आपका बल है उससे अगर ज़्यादा आप व्यायाम कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, वात कुपित होगी। इस वर्षा ऋतु में वैसे ही वात का प्रकोप है और अत्यधिक व्यायाम अगर आप करते हैं तो वर्षा ऋतु इसमें वात का प्रकोप और हो जाएगा। आप बल से ज़्यादा व्यायाम करेंगे, वो भी अगर वर्षा ऋतु के विपरीत
उस समय, तो फिर आपको तकलीफ़ होगी। अगर वात बढ़ा हुआ है और व्यायाम करेंगे तो वात और ज़्यादा बढ़ेगा। धूप में बैठना, धूप में बैठने के लिए भी मना किया गया है। साफ साफ चीज़ें इस पर मना की गई हैं। इसको अगर आप ऐसा करते हैं, नहीं करते हैं, तो आपको ज़रूर तकलीफ़ होगी, आपको बीमारियाँ होंगी। अब ये वर्षा ऋतु में सेवनीय आहार विहार मतलब कौन कौन से चीज़ें आपको खानी चाहिए और क्या क्या काम करने चाहिए। तो वर्षा ऋतु में साफ साफ बताया गया है कि मधु का सेवन करना चाहिए। मधु आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, नॉर्मल भी लीजिए या कोई भी आप अपना आहार वगैरह ले रहे हैं उसके साथ साथ भी मधु का यूज़ कर सकते हैं। मधु यानी शहद को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये जनरली मैं बात बता रहा हूँ, बाकी अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो अपने हिसाब से देखिए। उसको डायबिटीज़ वाले भी मधु को ले सकते हैं, लेकिन स्पेशल कंडीशन में, तो उनके लिए तो अलग है। तो स्पेशल मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं जनरली आपको एक बात बता रहा हूँ। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, किसी को कोई परेशानी है, तो उसके लिए सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। एक जो जनरल बात बताई गई है उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि वर्षा ऋतु में मधु का सेवन करना चाहिए। अम्ल, लवण, इन रसों का सेवन करना चाहिए। अब रस में क्या होगा, रस आपको मैं फिर अभी विस्तार से समझा दूंगा। रस 6 प्रकार के होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण और कटु, तिक्त, कषाय। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। मधुर, अम्ल, लवण, इनसे कहना चाहिए कफ का वर्धन होता है और यही रस वात का शमन करते हैं। और कटु, तिक्त, कषाय, इससे वात का प्रकोप होता है, वात बढ़ती है और इन्हीं रसों से कफ का शमन होता है। और अम्ल, लवण, कटु, इससे पित्त बढ़ता है और तिक्त, कषाय और मधुर, इनसे पित्त का शमन होता है। तो इन रसों के हिसाब से जो भी पदार्थ है जिसमें ये सब रस हैं, अगर उसके हिसाब से अपन यूज़ करें तो अपन अपनी आने वाली चीज़ों को उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसमें जैसे अम्ल, लवण, रस और स्नेह द्रव्य घृत का प्रयोग करना चाहिए। पुराने जौ, गेहूँ, चावल, मूंग, इनका उपयोग करना चाहिए। और उद्वर्तन, प्रघर्षण, शरीर को घर्षण करना, चंदन आदि का लेप और उपटन वगैरह का यूज़ करना चाहिए। क्लेद रहित स्थान पे रहना चाहिए, यानी कि आपको जहाँ पे पानी नहीं है,